तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास का इंट्रोडक्शन, और इतिहास के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपके सिलेबस की पहली यूनिट शुरू करूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता, आई मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन। यद्यपि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी शब्दों को कम काम में लूं, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जिन्हें मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, तो वो बोले ही जाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू अगर मेरी लैंग्वेज में है तो वो वैसे ही बोला जाएगा। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की, और इतिहास में देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो आपके सिलेबस की पहली यूनिट रहेगी। ध्यान रखना यहां से प्रश्न आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन उससे पहले हम इतिहास का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि इतिहास के कालखंड देखेंगे, इतिहास के भाग देखेंगे और इतिहास के जनक देखेंगे। अब जनक में मैं आपसे तीनों की बात करूंगा, विश्व, भारत और राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का पार्ट भी आपके सिलेबस में शामिल है, इसलिए मैं राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड का भी आपको सामान्य परिचय देकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी, रेडी हैं आप सब लोग? एकदम रेडी है? रेडी है ना? वेरी नाइस। ऐसे आवाज आनी चाहिए, मेरी जैसी आवाज है वैसी की वैसी आपकी आवाज होनी चाहिए, फिर पढ़ने का मजा अपने को आएगा। ओके, देखते हैं भाई। अगर बात करते हैं आप, तो मैंने सबसे पहले कहा आज हम बात करेंगे इतिहास की, जिसे आप बोलते हैं हिस्ट्री, बोलते हैं ना जी। हम बात करेंगे आज इतिहास की, जिसे आप कहते हैं हिस्ट्री। अगर बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इति और एक शब्द है हास। यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना, एक इति और एक हास। यदि बात करते हैं आप संस्कृत के इति शब्द की, तो इसका अर्थ होता है ऐसा। इसका अर्थ क्या होता है भाई? ऐसा। और यदि बात करते हैं आप हास शब्द की, तो इसका अर्थ होता है घटित हुआ है। अर्थ क्या हो जाएगा भाई? घटित हुआ है। आई बात समझ में? इति का अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसा, और हास का अर्थ हो जाएगा घटित हुआ है। यदि मैं इति और हास को मिला दूं तो क्या बनता है? इतिहास बनता है। वैसे अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा घटित हुआ है। ऐसा घटित हुआ है, ऐसा 100% हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। उसी को आप किस में शामिल करेंगे भाई? इतिहास में शामिल करेंगे। तो अगर आप बात करते इतिहास वर्ड के मीनिंग की, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा घटित हुआ है। ओके, ऐसा घटित हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा भाई? अर्थ हो जाएगा। अब एक चीज बताइए मुझे, एक शब्द है आपके सामने इतिहास और एक वर्ड आपके सामने हिस्ट्री, क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं? अलग अलग हैं। शब्द क्या है? दोनों अलग अलग हैं। क्या इनका अर्थ एक है? नहीं। यदि वर्ड अलग अलग है तो निश्चित रूप से उनका मीनिंग भी क्या होगा? अलग अलग होगा। उनका अर्थ भी क्या होगा भाई? अलग अलग होगा। तो देखिए, जो आपका हिस्ट्री वर्ड है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है भाई। किस भाषा का शब्द है भाई? ग्रीक भाषा का शब्द है। इट इज ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये क्या है भाई? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है बुनना। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? बुनना। यदि बात करें इतिहास, तो इतिहास का अर्थ होगा ऐसा घटित हुआ है, और बात करूं मैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का अर्थ होगा बुनना। क्या होगा भाई? बुनना। अब देखिए, अगर बात करूं मैं डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की परिभाषा को लेकर मैं आपसे बात करता हूं, तो आप में से कई लोग कहते हैं, या 99% लोगों के मुंह से आपने यही सुना होगा कि अतीत की घटनाओं को ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अतीत को ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या मेरा यह कहना सही है? गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि अतीत की सभी घटनाओं को हम हिस्ट्री में शामिल नहीं करते हैं। हम उन्हीं इवेंट्स को शामिल करते हैं, उन्हीं घटनाओं को शामिल करते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, जिनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिनका किसी पुरातात्विक स्रोत से संबंध रहा हो, साक्ष्य से संबंध रहा हो। तो अतीत की घटनाएं जिनका हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इतिहास कहते हैं। अब आपके ध्यान में एक सवाल बनेगा कि आखिरकार इतिहास में किन चीजों को शामिल करते हैं और किन चीजों को इतिहास में शामिल नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें हम इतिहास में शामिल नहीं करते हैं। मात्र केवल कुछ चीजों को ही हम किसमें शामिल करते हैं, इतिहास में शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं, वो घटनाएं जिन्हें हम शामिल करते हैं उनके अंदर आ जाती है आपके कॉइन्स, आपकी मुद्राएं, मुद्राओं से संबंधित इतिहास होगा। आपके स्टेच्यू है, मूर्तियों से संबंधित आपके जो भी शामिल होंगे वो ऐतिहासिक घटनाओं में शामिल होंगे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पुरातात्विक स्थल, सिविलाइजेशन है, वो भी आपके इनमें शामिल होंगे। इसके अलावा टेंपल्स हैं, आपके मंदिर मस्जिद वगैरह कुछ भी हो, उन सबको भी आप किस में शामिल करेंगे, इतिहास में शामिल करेंगे, क्योंकि वो पुरातात्विक अवशेष है, पुराने जमाने के अवशेष हमारे सामने जो मौजूद है। हो सकता है इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इंस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड जिसको आप बोलते हैं, आई मीन अभिलेख, कुछ लिखा हुआ यदि आपके पास है, अभिलेख आपके पास है, तो आप उसे भी किस में शामिल करेंगे, इतिहास में शामिल करेंगे। इसके अलावा हो सकता है किसी विदेशी यात्री के द्वारा किसी घटना का वर्णन किया गया हो, उसे भी आप किस में शामिल करेंगे, इतिहास में शामिल करेंगे। इसके अलावा हो सकता है किसी ग्रंथ के अंदर, किसी रचना में आपको किसी इवेंट का उल्लेख मिलता है, उसे भी आप किस में शामिल करेंगे, इतिहास में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो कुछ बाकी बच गया वो सारा अतीत होगा, इतिहास नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जीवन में अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक मात्र केवल क्या है, अतीत है, लेकिन ये इतिहास नहीं है। यहां पर आकर मैं अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया अभी तक जिसके कारण लोग मेरे जीवन के बारे में स्टडी करें। जिस दिन हो सकता है भविष्य में आप में से कोई ऐसा काम करे जो जनमानस के लिए एक बेहतरीन उदाहरण पेश हो, तो लोग आपके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और जानने का जब जब प्रयास होगा तब तब इतिहास का क्या होगा, जन्म होगा। आप देखिए इतिहास का जन्म कैसे हुआ। यूनान के एक इतिहासकार हुए कोलिन वुड। क्या नाम है भाई, कोलिन वुड। वो कहते हैं कि मानव यानी कि हम एक बौद्धिक प्राणी हैं। कैसे प्राणी हम लोग, बौद्धिक प्राणी हैं। बौद्धिक प्राणी मानी कि, बौद्धिक प्राणी मानी कि ऐसा प्राणी जिसमें बुद्धि पाई जाए। हम एक बौद्धिक प्राणी है, इस कारण हमारे अंदर जानने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है। और ये जानने की इच्छा, जिज्ञासा जिसे आप कहते हैं, वही इतिहास को क्या देती है, जन्म देती है। इसका बेहतरीन उदाहरण बताता हूं मैं आपको। आप यहां बैठे हुए हैं क्योंकि आपके अंदर बुद्धि है। पहली चीज, अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी जगह यहां पर कोई भैंस से भी बैठ सकती थी अगर बुद्धि नहीं होती, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है। आप में बुद्धि है, इसलिए आप बैठे हुए हो। पहली चीज। अब बुद्धि तो है, लेकिन आप में साथ में क्या है, जानने की इच्छा है। आप जानना चाहते हैं इंडस वैली सभ्यता कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। आप जानना चाहते हैं मौर्य काल के राजा कैसे थे। आप जानना चाहते हैं चंद्रगुप्त कैसे थे। आप जानना चाहते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक कैसे थे। आप जानना चाहते हैं उनके अभिलेख कैसे थे। इसीलिए तो आप बैठे हैं, और आपकी यही जिज्ञासा इतिहास को क्या देती है, जन्म देती है। आप किसी टेंपल को देखने गए, मंदिर को देखने गए, आपने जैसे ही टेंपल को देखा, सबसे पहले आपके अंदर बुद्धि थी, इस कारण आपकी इच्छा हुई आज वहां चलते हैं और टेंपल देखते हैं। आप टेंपल देखने के लिए गए क्योंकि आपकी जिज्ञासा थी उसे देखने की। अब जैसे ही आप उसे देखते हैं, आपके मन में प्रश्न आया
ये कितने साल पुराना है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया, इसका वास्तुकार कौन था, इसका शिल्पी कौन था, इसमें लागत कितनी आई, ये किस शैली से बनाया गया, आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। और जो और ज्यादा और जिज्ञास हो जाएंगे तो आपके मन में यह तक भी आ जाएगा, इसमें जो स्टोन शामिल किया गया है, ये स्टोन कहां से लाया गया है, ये पत्थर कहां से लाया गया है। ऐसी चीजें जानने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी वैसे वैसे इतिहास का क्या होता जाएगा, जन्म होना चाहिए। एक चीज बताइए, आखिरकार अगर हम देखते हैं तो वास्तविकता में एक चीज सामने आती है, आप देखेंगे इंडस वैली सभ्यता वर्तमान में मौजूद है, नहीं है। हमने उत्खनन कर करके इस सभ्यता के साक्ष्य जुटाए हैं। ऐसा क्या कारण है कि हमें उत्खनन करना पड़ा, ऐसा क्या कारण है कि हमें उत्खनन करना पड़ा। हमारी जानने की इच्छा थी, हम चाहते थे कि जो मनुष्य की शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हम धनराशि वेस्ट करके वे करके क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। अन्यथा हम चाहते तो नई सभ्यताएं विकसित करते उन पैसों से, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानना चाहते हैं। इतिहास की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। सबसे बड़ी चीज ये, इतिहास स्वयं को क्या करता है, दोहराता है। हम जानना चाहते हैं कि पूर्व में, हमारे पूर्व में जो मानव सभ्यताएं थी वो विकसित होने के बाद ह्रास कैसे हो गया, उनका पतन कैसे हो गया। तो हम जानना चाहते हैं उन कारणों को, और हम बचाना चाहते हैं इस सभ्यता को उन कारणों से जो पहले घटित हो चुका है। उन्हीं कारणों से बचने के लिए हमेशा करते हैं। मैं कई लोगों के मुंह से सुनता हूं कि गॉड मौजूद नहीं है, ईश्वर दुनिया में मौजूद नहीं है। हो सकता है ईश्वर दुनिया में है या नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन अभी भी दुनिया में से साक्ष्य मौजूद हैं जो ईश्वर के प्रमाण देते हैं कि वास्तव में ईश्वर मौजूद है। जिस दिन साइंस ये खोज कर लेगी कि मनुष्य मरता क्यों है, उसे मरने से जिस दिन रोक देगी, उस दिन हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। जब जन्म लेना हमारे बस में नहीं, जब मरना हमारे हाथ में नहीं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि बीच में होने वाली सारी इवेंट आपके हाथ में, सारी घटनाएं आपके हाथ में नहीं। मनुष्य एक रोबोट बनाएगा तो वो सारे रोबोट एक जैसे बनाएगा, लेकिन ईश्वर ने जो रोबोट तुम्हारे और मेरे जैसे बनाए हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी डुप्लीकेट मतलब फोटोकॉपी नहीं है, वो एक ही है दुनिया में, आप जैसा दूसरा नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता है ना। तो मैं बात करता हूं इसी को लेकर, अतीत की डेफिनेशन को लेकर, इतिहास की डेफिनेशन को लेकर। तो ध्यान रखना, देखिएगा अतीत की वह घटनाएं, अतीत की वह घटनाएं जिनका हम क्या करते हैं भाई, जिनका हम क्रमबद्ध तरीके से, जिनका हम क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं भाई, सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, उसे क्या करते हैं भाई, उसे क्या करते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी कि पास्ट की वह इवेंट्स, वो घटनाएं जिनका हम एक नंबर सिस्टम से, क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टेमेटिक रूप से, सुव्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उन इवेंट्स, उन घटनाओं को हम किस में शामिल करते हैं, इतिहास में शामिल करते हैं। तो अतीत की वह घटनाएं जिनका हम क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यद्यपि मैंने आपको कल इसका कारण भी बताया था कि किस कारण से हम इतिहास को क्रमबद्ध पढ़ते हैं और किस कारण से हम इतिहास को सुव्यवस्थित पढ़ते हैं। उदाहरण दिया था ना मैंने, बाबर के बाद अकबर का, हुमायूं का, इनका इंट्रोडक्शन देके आपको बताने का प्रयास किया था। उसके साथ मैंने आपको 2-3 डायनेस्टियों के अलग अलग रूलर लेकर सुव्यवस्थित होने का प्रयास किया कि कैसे क्या होता है इसका सिस्टमेटिक तरीके से। तो यहां तक की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई, नहीं है, आगे उतारने का काम आप बाद में करना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद में अगर देखिएगा नेक्स्ट, अगर मैं लेता हूं इसी को, तो देखिए इतिहास के जनक की बात कर लेता हूं पहले में।
तो बताइए मुझे, विश्व के इतिहास का जनक कौन है भाई? विश्व इतिहास के जनक, तो विश्व के इतिहास के जनक कौन है भाई? हेरोडोटस। कौन है भाई? हेरोडोटस। देखा है कभी इनको? नहीं देखा? देखता हूं मैं, यहां से आपको हेरोडोटस की बात करता हूं मैं। अगर मैं बात करता हूं हेरोडोटस की, ठीक है भाई, तो इन्हीं को लेकर मैं आपसे चर्चा करता हूं आज। ये देखिए, ये है आपके हेरोडोटस, जो आपको सामने दिखा दे रहे हैं। ये कौन है भाई? हेरोडोटस है ये। इन्हें दुनिया के इतिहास का क्या कहा जाता है भाई? जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक। और इनकी अगर आप बात करते हैं तो इन्हें दुनिया के इतिहास का जनक कहा किस व्यक्ति ने था? तो दुनिया के इतिहास का जनक कहने वाला व्यक्ति था सिसेरो। कौन था भाई? सिसेरो। तो कहा किसने भाई? तो कहा है सिसेरो ने। किसने कहा भाई? सिसेरो ने कहा। दुनिया के इतिहास का क्या कहा इसे? जनक कहा। किस कैंडिडेट ने कहा? सिसेरो ने कहा। यदि आप संस्कृत में इनका नाम देखते हैं तो संस्कृत के ग्रंथों में नाम मिलेगा आपको हरिदत्त। क्या नाम मिलेगा भाई? हरिदत्त। ये कहां मिलेगा आपको? संस्कृत के ग्रंथों में मिलेगा। कहां मिलेगा जी? संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें आपको इनका नाम मिलेगा हरिदत्त। क्या नाम मिलेगा भाई? हरिदत्त। इसके अलावा देखिएगा, इन्हें कहा जाता है पर्शियन युद्धों का होमर। पर्शियन युद्धों का क्या कहते हैं? इसे हम होमर कहते हैं। और कहने वाला व्यक्ति कौन था भाई? सोटवेल। इन्हें पर्शियन युद्धों का क्या कहते हैं? हम होमर कहते हैं। और इन्हें पर्शियन युद्धों का होमर किस व्यक्ति ने कहा? सोटवेल ने कहा। किसने कहा भाई? सोटवेल ने कहा। अब बात करते हैं विश्व के इतिहास का जनक किसको कहते हैं भाई? हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। किसने कहा? सिसेरो ने। किसने कहा? सिसेरो ने। और संस्कृत के ग्रंथों में नाम क्या मिलता है? हरिदत्त। क्या नाम मिलता है भाई? हरिदत्त। पर्शियन युद्धों का क्या कहते हैं? होमर। पर्शियन युद्धों का क्या कहते हैं? होमर। और किसने कहा? सोटवेल ने। किसने कहा? सोटवेल ने। अब एक चीज बताइए, आप में से ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके पास हिस्ट्री है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है? ऐसे कीजिए ना, ऐसे मुझे पता तो चले। हाँ, तो आप लोग जरा संभल के रहें, ठीक है ना। जिन लोगों के पास हिस्ट्री है वो लोग थोड़ा संभल के रहें। यहां पर एक वर्ड आया होमर। ये होमर कौन है? मतलब होमर से इसकी तुलना की जा रही है, तो ये होमर है कौन? जिनके पास इतिहास है वो बताइए, होमर कौन है? वेरी गुड। होमर क्या है भाई? होमर यूनान का ही एक कवि है। इसकी रचनाएं पढ़ी होंगी आप लोगों ने, ओडिसी और इलियड। जिनके पास इतिहास है उन लोगों ने सुना होगा ओडिसी और इलियड। सुनिए, या फिर टीप के पास में है? अरे 10वीं 12वीं में टीप आ गई, 11वीं 12वीं में बीए में पास कर लिया गया कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में। तो फिर अच्छा, इस साल फर्स्ट ईयर में है तो ये तो 12वीं में आ गया ना। तो 12वीं में हिस्ट्री नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान देंगे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इनके पिता का नाम था लिक्सिस। हिज फादर नेम लिक्सिस, हिज मदर नेम ड्रायो। इनके पिता का नाम क्या था भाई? लिक्सिस। और इनकी माता का नाम क्या था भाई? ड्रायो। हिज फादर नेम इज लिक्सिस, हिज मदर नेम इज ड्रायो। यदि बात करते हैं इनकी पुस्तक
इनकी रचना, तो इनके द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक कौन सी थी भाई? हिस्टोरिका। कौन सी थी भाई? हिस्टोरिका। इनके द्वारा लिखी गई बुक हिस्टोरिका। कौन सी है भाई? हिस्टोरिका। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, नोट लगाकर हम बता दें, नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? वेरी गुड। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है भाई? तो ये प्लिनी की रचना है, ध्यान रखेंगे भाई। किसकी रचना है भाई? ये प्लिनी की रचना है। यदि बात करूं हिस्टोरिका किसकी रचना है? हेरोडोटस की। किसकी रचना है? हेरोडोटस की। जबकि नेचुरल हिस्टोरिका किसकी है? प्लिनी की। किसकी है भाई? प्लिनी की। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपको एक नोट और ऐड करवा देता हूं, होमर की रचनाएं। ऊपर नाम सुना है ना आपने, होमर। इस होमर की भी रचनाएं हैं भाई, और होमर की दो रचनाएं हैं। एक रचना का नाम है इलियड और एक रचना है ओडिसी। कौन सी है? ओडिसी। एक रचना इलियड और एक रचना ओडिसी। ध्यान दीजिएगा, विश्व के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है भाई? हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। कहा किसने था भाई? सिसेरो ने। कहा किसने था? सिसेरो ने। संस्कृत के ग्रंथों में नाम क्या है? हरिदत्त। क्या नाम है भाई? हरिदत्त। पर्शियन युद्धों का क्या कहते हैं जी? होमर। क्या कहते हैं? होमर। किसने कहा? सोटवेल ने। किसने कहा? सोटवेल ने। पिता का नाम लिक्सिस, माता का नाम ड्रायो। पिता का नाम लिक्सिस, माता का नाम ड्रायो। पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। यदि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस की। तो नेचुरल हिस्टोरिका किसकी है? प्लिनी की। किसकी है भाई? प्लिनी की। होमर की कितनी रचनाएं? दो। कितनी रचनाएं? दो। पहली रचना इलियड। पहली रचना इलियड। दूसरी रचना ओडिसी। दूसरी रचना ओडिसी। ओके, नेक्स्ट आगे बात करता हूं नेक्स्ट में। ओके, यहां तक की हमने बात देखी हेरोडोटस को लेकर। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं हम भारतीय इतिहास के जनक। भारतीय इतिहास के जनक कौन है भाई? वेद व्यास जी। कौन है भाई? वेद व्यास जी। रहने वाले थे नेपाल के। रहने वाले कहां के थे भाई? नेपाल के। और भारतीय इतिहास के क्या है? ये जनक है। कौन भाई? महर्षि वेद व्यास। अब देखिए इनका मूल नाम, इनका वास्तविक नाम क्या है भाई? इनका वास्तविक नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है भाई? कृष्ण द्वैपायन। ये इनका वास्तविक नाम है, ओरिजिनल नाम है। ये अपने राजस्थान की परंपरा है, हम भारतीय लोगों की परंपरा है कि हम ओरिजिनल नाम से ज्यादा व्यक्ति को उसके डुप्लीकेट नाम से पुकारते हैं। हम उसके वास्तविक नाम से ज्यादा उसके डुप्लीकेट नाम पर प्रभावी रहता है व्यक्ति। जैसे कोई भी लड़की है, उसका एक घर पर क्या नाम है और गांव में पॉपुलर नाम क्या है, तो आप जाकर देखेंगे तो जो आपके क्लास में स्टूडेंट बैठते हैं ना, वही उसके ओरिजिनल नाम से जानते हैं उसे। बाकी उसके अलावा वो खुद भी ऐसे करती है बाहर जाने पर, भाई मेरा नाम ये है क्या क्लास में, तो डुप्लीकेट नाम ज्यादा हावी रहता है। तो वैसे ही आप सबने ज्यादातर नाम सुना वेदव्यास, क्योंकि ये इनका उपनाम है, जबकि इनका ओरिजिनल नाम, मूल नाम क्या है भाई? कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है भाई? कृष्ण द्वैपायन। अब आप देखते हैं कि ये कृष्ण द्वैपायन से वेदव्यास कैसे बन गए। ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहलाए? तो देखिए, वेदों का ज्ञान पहले क्या था? मौखिक था। ध्यान दीजिएगा, ये वैदिक सभ्यता में आपके जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट रहेगा, इसलिए यहां पर ध्यान से समझना। पहले वेदों का ज्ञान क्या था? मौखिक था। यानी कि महात्माओं के पास, संतों के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर शिष्य उसे सीखा करते थे।
और सीखने पर बार बार शिष्य को बुलवाया जाता था, बार बार बुलवाया जाता था, उन्हें कंठस्थ करवाया जाता था, क्योंकि पहले की शिक्षा रटने पर आधारित थी। आजकल की शिक्षा सीखने पर आधारित है, पहले की शिक्षा रटने पर आधारित थी। उन्हें गुरुकुल में बैठाया जाता था, दिन रात बुलाया जाता था, दिन रात बुलाया जाता था, तो वो चीजें उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। तो यही कंडीशन हम अगर बात करते हैं तो देखिएगा हुआ क्या, वेदों का ज्ञान पहले मौखिक था, उस पूरे ज्ञान को संकलित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है कृष्ण द्वैपायन को। किसको दिया जाता है भाई? कृष्ण द्वैपायन को। तो कृष्ण द्वैपायन ने वेदों के ज्ञान का पहली बार संकलन किया, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा गया। क्या कहा गया भाई? वेद व्यास कहा गया। वेदों के ज्ञान का पहली बार संकलन किया, इस कारण क्या कहा गया? वेद व्यास कहा गया। क्या कहा गया भाई? वेद व्यास कहा गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। यदि आप बात करते हैं तो देखिए इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम है भाई सत्यवती, मत्स्य गंधा, योजन गंधा। इनकी माता का जन्म धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मछली की गर्भ से हुआ, इस कारण इनका एक नाम मिलता है मत्स्य गंधा। वास्तविक नाम है सत्यवती, लेकिन मछली की गर्भ से जन्म हुआ, इस कारण इनकी माता के शरीर से मछली की गंध आती थी, इस कारण नाम पड़ा मत्स्य गंधा। महर्षि पराशर के आशीर्वाद से जब ये उनको क्या कराती है? नौका पार कराती है, भवसागर पार कराती है। तो उस समय जब वो पार करवाती है तो उस समय इनका नाम वो कस्तूरी की गंध में बदल देते हैं, मछली की गंध को, इसलिए नाम पड़ जाता है योजन गंधा। सत्यवती वास्तविक नाम, मछली की गर्भ से जन्म हुआ इसलिए मत्स्य गंधा। महर्षि पराशर ने कस्तूरी की गंध में बदला, इसलिए नाम हो गया योजन गंधा। इनके पिता का नाम शास्त्रों में वर्जित नहीं है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि इनका जन्म महर्षि पराशर के आशीर्वाद से हुआ। आगे देखिएगा, यदि बात करता हूं मैं इनकी रचना को लेकर, इनकी रचना, तो इनकी रचना का नाम है भाई जय संहिता। और अगर इस जय संहिता की बात करूं मैं, तो इस जय संहिता का वर्तमान नाम है महाभारत। क्या नाम है भाई? महाभारत। इनकी रचना का नाम है जी जय संहिता, और जय संहिता की अगर बात करूं तो इसका नाम मिलेगा महाभारत। कहां से होगा? यहां से। यदि बात करूं मैं, इनकी रचना का नाम क्या है भाई? जय संहिता, और इसी का नाम है महाभारत। क्या नाम है भाई? महाभारत। अब एक चीज बताइए मुझे भाई, महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास जी की रचना। महाभारत के लेखक कौन है? भगवान श्री गणेश इसके क्या रहे हैं भाई? लेखक रहे हैं। मैंने आपको कल बताया भी था, यदि आप बात करते हैं तो देखिएगा, अगर आप बात करते हैं महर्षि वेद व्यास जी को लेकर, तो मैंने आपको कल बताया भी था इनका डायग्राम। देखिए ये सामने देखिए, ये है महर्षि वेद व्यास। कौन है भाई? ये महर्षि वेद व्यास। ये कौन है भाई? भगवान श्री गणेश। कौन है भाई? भगवान श्री गणेश। ध्यान रहे, देखिए ये क्या कर रहे हैं जी? बोल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं जी? सुन रहे हैं। और सुनकर क्या किया जा रहा है? लिखा जा रहा है। ऐसा साहित्य जो सुनकर लिखा जाए उसे कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है भाई? संहिता। और ऐसी संहिता जिसमें अधर्म पर धर्म कीजिए, अनीति पर नीति कीजिए, असत्य पर सत्य कीजिए, नाम पड़ा उसका जय संहिता। क्या नाम पड़ा भाई? जय संहिता। अब ध्यान रहे, देखिए रचना तो किसकी है? ये वेद व्यास जी की, जबकि इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, वो है भाई श्री गणेश। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी मैं
अगर आपसे बात करता हूं जय संहिता को लेकर, तो मुगल कालीन एक शासक आएंगे अकबर। अकबर के काल में जय संहिता का फारसी भाषा में क्या होगा भाई? अनुवाद होगा। क्योंकि ज्यादातर जो होली बुक हुई है हमारे यहां पर, पवित्र ग्रंथ हुए हैं, उनका जो फारसी ट्रांसलेशन हुआ है, जो फारसी रूपांतरण हुआ है, अनुवाद हुआ है, वो सबसे ज्यादा किस रूलर के काल में हुआ है भाई? अकबर के काल में हुआ है। किसके काल में हुआ? अकबर के काल में हुआ। देखो, दिल्ली सल्तनत में और मुगल कालीन डायनेस्टी के अंदर, मुगल डायनेस्टी के अंदर दो रूलर बड़े प्रसिद्ध हुए। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, और अगर बात करूं मैं मुगल डायनेस्टी में अकबर। लेकिन मजे की बात यह है, ये दोनों अनपढ़ थे, फिर भी उसके बावजूद इन्होंने ऐसा शासन किया कि आज लोग इनके बारे में जानते हैं, लोग जानना चाहते हैं इन दोनों के बारे में। इसलिए मैं कहता हूं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहिए। आपसे बेहतरीन इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। आपको मैं कह दूं किसी डाली पर बैठा कर, भाई इसको आगे से काट दो, तुम काट दोगे क्या? तुम्हें बैठा दूं और बोलूं आगे से, भाई कुल्हाड़ी लो और इसको काट दो आगे से, काट दोगे क्या उस डाली को? नहीं काटोगे ना। अरे कोई काटेगा क्या? नहीं। तो कालिदास तू कम दिमाग कौन था? मैं कालिदास उन्हें काट दी तो जी को ऊपर बैठे रहे। उसके बावजूद भी उसने बड़ी खतरनाक रचनाएं लिखी संस्कृत के अंदर, एक नहीं, दो नहीं, 7 रचनाएं लिखी। उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है जी। देखिएगा आगे। तो रचना की अगर बात करूं मैं, जय संहिता महाभारत, और इसके लेखक हैं श्री गणेश जी। कौन है जी? श्री गणेश जी। तो देखिए, अकबर के काल में इस जय संहिता का अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा फारसी भाषा में क्या हुआ? अनुवाद हुआ। क्या हुआ भाई? फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। और इस फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ, इसे किस नाम से जाना गया? ये जो फारसी लैंग्वेज में अनुवाद हुआ, इसे किस नाम से जाना गया? तो इसे रज्मनामा कहा गया भाई। क्या कहा गया भाई? रज्मनामा कहा गया। ध्यान रहे। अकबर के काल में, शॉर्ट लिख दो बदायूनी, पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, शॉर्ट लिखा मैंने बदायूनी। याद रखना, ज्यादातर आपको शॉर्ट नाम ध्यान रखने हैं, वैसे इनके पूरे नाम भी मैं बताऊंगा। जैसे आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, क्या आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम जानता है? तो मोहम्मद गोरी ही ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे नाम डरावने होते हैं इनके। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गोरी, तो आपको सीधा नाम ध्यान रखना है, केवल मोहम्मद गोरी। तो अकबर के काल में बदायूनी ने फारसी अनुवाद किया। क्या किया भाई? फारसी अनुवाद किया। और क्या नाम दिया भाई? रज्मनामा। ठीक है भाई, ये नाम दे दिया इन्होंने। अब ये तो थी भारत की महाभारत। राजस्थान की महाभारत किसे कहा जाता है? भाई राजस्थान की महाभारत किसको कहा जाता है? ये तो भारत की महाभारत पढ़ी आपने, राजस्थान की किस रचना को महाभारत कहा जाता है? किसको? नहीं जी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का नाम सुना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने एक रचना लिखी थी, भोज बगड़ावत भारत। भोज बगड़ावत भारत। और भगवान श्री देवनारायण का नाम आपने सुना होगा। उनके पिता थे सवाई भोज, जो 24 भाई थे। उन 24 भाइयों को लेकर ही इन्होंने एक रचना लिखी, भोज बगड़ावत भारत। उसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। ध्यान रहे, देखिएगा। भारतीय इतिहास का जनक कौन है भाई? वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास जी। रहने वाले कहां के थे? नेपाल के। कहां के रहने वाले हैं? नेपाल के। मूल नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। मूल नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। माता का नाम क्या है? सत्यवती। इन्हीं का नाम है मत्स्य गंधा। इन्हीं का नाम है योजन गंधा। भारतीय इतिहास का जनक कौन है भाई? वेद व्यास जी। कौन है भाई?
वेद व्यास जी। रहने वाले कहां के हैं? नेपाल के। कहां के रहने वाले हैं? नेपाल के। मूल नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। मूल नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। माता का नाम सत्यवती। माता का नाम सत्यवती, मत्स्य गंधा और योजन गंधा। रचना का नाम जय संहिता, इसका ही नाम महाभारत। रचना का नाम जय संहिता, इसका ही नाम महाभारत। रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। लेखक कौन है? श्री गणेश जी। लेखक कौन है? श्री गणेश जी। किसके काल में? अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। किसने? बदायूं ने। किस भाषा में? फारसी में। क्या कर दिया? अनुवाद। और नाम दिया रज्मनामा। नाम दिया रज्मनामा। ओके, यहां तक क्लियर है भाई? आगे बढ़े। अब देखिएगा भाई, हम बात करते हैं आगे राजस्थान के इतिहास के जनक की। किसकी बात करते हैं भाई? राजस्थान के इतिहास के जनक की। ओके, देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक की। अब आपने अगर इनके बारे में पढ़ लिया हो तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ूं, और आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करूं। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? ठीक। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक तो कौन है भाई? कर्नल जेम्स टोड। कौन है जी? कर्नल जेम्स टोड। और कहने वाला व्यक्ति किसने कहा? तो कहा है डॉक्टर जी.एच. ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा गया, पिता कहा गया। ठीक है जी। अगर बात करते हैं आप टोड साहब की, तो इनका जन्म कहां हुआ भाई? तो इनका जन्म हुआ इंग्लिस्टन, इंग्लैंड में। इंग्लिस्टन, इंग्लैंड में इनका क्या हुआ भाई? जन्म हुआ। याद रखना, इन्हें जन्म से ही इंग्लिश आती थी टन, और जन्म हुआ इंग्लिस्टन। आए बात समझ में? मूल निवासी कहां के थे भाई? ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? तो ये मूल रूप से रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। मूल निवासी कहां के थे भाई? स्कॉटलैंड के। जबकि बात करूं जन्म कहां हुआ? इंग्लिस्टन, इंग्लैंड में। जन्म कब हुआ भाई? जन्म हुआ 20 मार्च 1782 में। 20 मार्च 1782 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। यदि बात करूं इनके पिता, तो इनके पिता का नाम क्या था भाई? जेम्स टोड। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम मैरी हैटली। यदि बात करूं इनकी माता का नाम क्या था भाई? मैरी हैटली। और इनके पिता का नाम था जेम्स टोड। क्या नाम था भाई? जेम्स टोड। इनके गुरु का नाम क्या था भाई? इनके गुरु, इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था यति ज्ञान चंद्र सूरी। क्या नाम था भाई? कौन थे भाई इसके गुरु? यति ज्ञान चंद्र सूरी। और ये रहने वाले कहां के थे भाई? ये मांडलगढ़ से रहने वाले थे। कहां से रहने वाले थे भाई? मांडलगढ़ से रहने वाले थे। अब मैं यहां पर भीलवाड़ा भी नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर शाहपुरा भी नहीं लिख रहा हूं, आने वाले समय में हो सकता है कुछ भी, इसलिए मैं मात्र केवल मांडलगढ़ लिख के छोड़ रहा हूं। ठीक है ना भाई? यदि बात करें इनके गुरु का नाम था यति ज्ञान चंद्र सूरी। क्या नाम था भाई? यति ज्ञान चंद्र सूरी।
इनकी पत्नी का नाम, याद रखना पत्नी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एक रचना का प्रकाशन इसी के द्वारा किया जाएगा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो इनकी पत्नी का नाम है जूलिया कल्टरबर्ग। ठीक भाई, जूलिया कल्टरबर्ग इनका नाम है। इसके अलावा अगर आपसे मैं जनरली बात कर लूं, ध्यान दीजिएगा, एक और मैं आपसे बात कर लेता हूं कर्नल टोड को लेकर। इन्हें राजस्थान के इतिहास में घोड़े वाला बाबा कहते हैं भाई। उपनाम क्या है इनका? उपनाम है घोड़े वाले बाबा। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जिस समय राजस्थान इतिहास का स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उस समय घोड़े पर बैठकर घुमा करते थे। लेकिन अब मैं आपसे लाजवाब प्रश्न करने वाला हूं, इनके घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का क्या नाम था? याद है लेकिन याद नहीं है। अभी आ नहीं रहा, कहां गया? छुट्टी पे? ऑप्शन दे दूं? इन्हें एक अमर बेलना घोड़ा दिया गया। इन्हें एक अमर बेलना घोड़ा दिया गया और ये अमर बेलना जो घोड़ा दिया गया, ये मेवाड़ रियासत की ओर से दिया गया। किस रियासत की ओर से दिया गया? मेवाड़ रियासत की ओर से दिया गया। ये घोड़े का नाम नहीं है। अमर बेलने का मतलब है ऐसा घोड़ा जिसकी यदि मृत्यु हो जाए तो आपको दूसरा घोड़ा उसी रियासत के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके द्वारा आपको अमर बेलना घोड़ा दिया गया है। यदि कर्नल टोड का घोड़ा बाय द वे किसी कारण से यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उस रियासत के द्वारा जिसने ये घोड़ा दिया पहले वाला, वही उसको दूसरा घोड़ा क्या करवाएगी भाई? उपलब्ध करवाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, इन्हें अमर बेलना घोड़ा दिया गया किसके द्वारा? मेवाड़ रियासत के द्वारा। और इनके घोड़े का नाम था अलबर्ग। क्या नाम था भाई? अलबर्ग। इनके घोड़े का नाम क्या था भाई? अलबर्ग। देखो, अलबर्ग किसका घोड़ा? कर्नल टोड का घोड़ा। किसका भाई? कर्नल जेम्स टोड का। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो किसका है? अलबर्ग तो कर्नल टोड का। सहारण किसके घोड़े का नाम? शाहरण। ये प्रश्न आया हुआ है जी एग्जाम में। सहारण किसके घोड़े का नाम? सहारण किसके घोड़े का नाम है? उड़ना राजकुमार, तेज धावक, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम है। नाट्य रंभा किसके घोड़े का नाम है? नाट्य रंभा किसके घोड़े का नाम है? नाट्य रंभा है पृथ्वीराज तृतीय चौहान के घोड़े का नाम। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम है भाई। जो दिल्ली का शासक था, अजमेर का शासक था तृतीय, उसके घोड़े का नाम था नाट्य रंभा। क्या नाम था भाई? नाट्य रंभा। जगहत किसके घोड़े का नाम था? जगहत किसके घोड़े का नाम था? जगहत था महाराणा सांगा के घोड़े का नाम। क्या था भाई? जगहत था महाराणा सांगा के घोड़े का नाम। चेतक या चेतक, महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम। किसके घोड़े का नाम? महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम। महबूब, महबूब किसके घोड़े का नाम था? तो महबूब था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के घोड़े का नाम। किसके घोड़े का नाम भाई? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के घोड़े का नाम। अर्बुद, अर्बुद किसके घोड़े का नाम? अर्बुद, अर्बुद था दुर्गादास राठौड़ के घोड़े का नाम। किसके घोड़े का नाम भाई? दुर्गादास राठौड़ के घोड़े का नाम। हुंजा, हुंजा, हुंजा किसके घोड़े का नाम था? हुंजा किसके घोड़े का नाम था? ये बूंदी के शासक उमेश सिंह हाडा का घोड़ा था भाई। किसका घोड़ा था? उमेश सिंह हाडा का घोड़ा। चलो कोई बात नहीं, बाकी बाद में करेंगे। तो यहां से अगर बात कर दे हम राजस्थान के इतिहास के जनक की, अगर आप बात कर दे हैं तो राजस्थान इतिहास का जनक कौन है भाई? कर्नल जेम्स टोड। कौन है भाई? कर्नल जेम्स टोड। किसने कहा? डॉक्टर जी.एच. ओझा ने। किसने कहा? डॉक्टर जी.एच. ओझा ने। जन्म कहां हुआ?
इंग्लिस्टन इंग्लैंड में। कहां हुआ भाई? इंग्लिस्टन इंग्लैंड में। मूल निवासी कहां के हैं? स्कॉटलैंड के। कहां के हैं भाई? स्कॉटलैंड के। जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1782 को। कब हुआ भाई? 20 मार्च 1782 में। पिता का नाम जेम्स टोड। पिता का नाम जेम्स टोड। माता का नाम मेरी हेटली। माता का नाम मेरी हेटली। गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र सूरी। गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र सूरी। कहां के रहने वाले? मंडलगढ़ के। कहां के रहने वाले? मंडलगढ़ के। पत्नी का नाम जूलिया कल्टरबर्ग। पत्नी का नाम जूलिया कल्टरबर्ग। उपनाम है इनका घोड़े वाले बाबा। उपनाम क्या है भाई? घोड़े वाले बाबा। घोड़ा कौन सा मिला? अमर बेलना। कौन सा घोड़ा मिला? अमर बेलना। किस रियासत की ओर से? मेवाड़ की ओर से। किस रियासत की ओर से? मेवाड़ के। और नाम क्या था? अलबर्ग। नाम क्या था? अलबर्ग। ओके, बोलो यहां तक कोई डाउट भाई? नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं मैं थोड़ा सा और, फिर आप एक साथ उतार लेंगे, ठीक है ना?